नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर प्री परीक्षा के एग्ज़ाम हो रहे हैं। आज दोस्तों 26 मई 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि आज बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि सिर्फ एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजे, शिवपाल वर्मा, जो अपने गंगानगर ज़िले से ही है। बाकी किसी बच्चे का नहीं आया। बाद में एक बच्चे ने और भेजा, जब तक ये समझ लो कि सॉल्यूशन हो चुका था, सारे क्वेश्चन मुझे मिल चुके थे। खैर, जो भी बच्चे पेपर देकर आए, मिलान ज़रूर कीजिए और आप हमें बताइए आपका पेपर कैसा रहा आज, अगर आप देकर आए हैं। अगर आपका पहले किसी दिन पेपर हुआ है तब भी मिलान करना कि आज और प्रीवियस पेपर में कितना डिफरेंस आया। खैर, आइए आज के पेपर का एनालिसिस देखते हैं। कुछ 15 से 20 क्वेश्चन है, उनको हल करके देखते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। आओ दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों बात कर रहा हूँ 26 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट जो मॉर्निंग सेशन में हुआ था, और टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चन थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आपको वीडियो के अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो फिर मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाता हूँ, आपको वो फ़ोटो मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक ही था दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे थे आज। मैं ये कहूँगा कि लेवल अच्छा था। टफ नहीं कहेंगे, आसान भी नहीं कह सकते। जिन बच्चों की तैयारी थी उनकी दृष्टि से आज का स्कोर ठीक रहा। नंबर 1 क्वेश्चन देखो, आइडियल वोल्ट मीटर था, प्रतिरोध पूछा। तो देखो, मैंने कई बार आपको बताया है, आदर्श वोल्ट मीटर जब भी दे दे तो इसका प्रतिरोध आपको अनंत बताना है। अगर आइडियल शब्द नहीं था तो फिर आपको हाई या वेरी हाई ऑप्शन करना था, जो भी आपको ऑप्शन मिले। इसी तरह से देखो, आदर्श वोल्ट मीटर का अगर आपसे पूछे तो 0 करना है, और अगर आपसे केवल एमीटर का पूछे तो आपको निम्न से निम्न करना है। यानी आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत, केवल वोल्ट मीटर का पूछे तो उच्च, आदर्श एमीटर का पूछे तो 0, केवल एमीटर का पूछे तो निम्न से निम्न। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने हर बार आपको करवाए थे। आज लग, सोल्डरिंग और इनमें से भी कई सारे क्वेश्चन आए। देखो, तो सवाल दिया कि लग में केबल डालने से पहले किससे नापा जाता है। लग में केबल डालने से पूर्व उसे नापा जाना है। माय डियर, लग जो होते हैं ना वो केबल के अकॉर्डिंग ही होते हैं, और लग का साइज जो होता है ना वो एरिया होता है mm² में। जैसे 16 का लग, 10 का लग, 185 का लग, 600 mm² तक के लग आते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर वायर गेज ऑप्शन करना था। वो कह रहे हैं कि सर ऑप्शन था स्क्रू गेज। माय डियर, स्क्रू गेज जो होता है ना, वो जो अपने थ्रेड या स्क्रू होते हैं ना, उनकी थ्रेड नापने के, चूड़ियों का साइज नापने के काम आता है। फिलर गेज जो होता है वो एयर गैप, वायु अंतराल नापने के काम आता है। तो इसमें आपको वायर गेज वाला ही ऑप्शन करना था, या माइक्रोमीटर अगर ऑप्शन दिया हुआ तो वो कर सकते हो। लेकिन इतने बड़े तारों पर क्या वैसे तो मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। केबल के ऊपर है ना नंबर लगे रहते हैं। जैसे 185 mm² की केबल है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 185 mm²। इवन कोर तक पूरा लिखा होता है कि कोर कितनी है, किसकी बनी है, स्ट्रैंडेड है कि मल्टी स्ट्रैंड है कि हार्ड कोर है, जो भी ये सारा लिखा होता है। खैर, ऑप्शन क्या था आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि एल्यूमिनियम के लग में अगर कॉपर वायर डालनी है तो कौन सा सोल्डर यूज करेंगे। देखो, लग जो है ना वो एल्यूमिनियम का है, और वायर जो है ना वो है कॉपर का। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि प्रैक्टिकली बचा जाता है। ये बायमेटलिक कहलाता है। 2 धातु होगी ना, एल्यूमिनियम और कॉपर। सबसे ज़्यादा कोरोजन इसी पर होता है, इसलिए जितना हो सके बायमेटल से बचा ही जाता है, अवॉइड किया जाता है। लेकिन फिर भी अब तो सवाल आ गया तो क्या किया जाए। ऐसे में फिर मतलब कौन सा सोल्डर हो ये पूछा गया है। तो इसके लिए दोस्तों एक ऑप्शन आता है, उसको फिलर धातु बोलते हैं। एग्जैक्ट इसमें क्या ऑप्शन थे आप मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है ना। जैसे टिन और जस्ते की मिश्र धातु, मतलब फिलर धातु का मतलब है अलग से एक फिलिंग मेटल काम में लेना पड़ेगा। लग में वायर डाल दिया और इसको क्रिम्पिंग टूल से क्रिम्प नहीं किया जाएगा, ब्रेजिंग वाला सिस्टम होगा। हीट करके तीसरी कोई धातु होगी
उसको गर्म करके उसमें लग में भरा जाता है अंदर। तो किसी फिलर धातु का उपयोग करते हैं, वो फिलर धातु जनरली टिन और जस्ते का हो सकता है। उसके बाद देखो डीसी जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ पूछा था ईजी। तो डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ जो होता है ना, वो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। यानी जो बाहर लोड को मिल रही है उसमें आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप हो रही है उसे जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखो सवाल पूछा कि क्षारीय सेल का आंतरिक प्रतिरोध लेड एसिड सेल से कितने गुना होता है। देखो ज़्यादा तो होता है, अब ऑप्शन तो कहीं है नहीं, तो लगभग 2 गुना कर सकते हो आप इसका। एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो इसका देखते हैं ना। है इसके बाद में देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडक्शन मोटर, अब सबको पता है कि इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों सेम होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि इंडक्शन मोटर किस ट्रांसफार्मर के समान है। वेरी गुड, एक स्टेप और आगे चले गए। लगभग सब बच्चों को पता था कि ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर का फंक्शन सेम होता है, बट यहाँ तो ये पूछ लिया कि किस ट्रांसफार्मर के समान है। तो माय डियर, मोटर में स्टेटर होता है और रोटर होता है। रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, स्टेटर प्राइमरी और रोटर सेकेंडरी की तरह काम करता है। इसलिए इंडक्शन मोटर उस ट्रांसफार्मर की भांति है जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड हो। लघु पतित द्वितीय वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू इंडक्शन मोटर। शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर ही इंडक्शन मोटर के समान होगा, ओपन सेकेंडरी वाला नहीं, शॉर्ट प्राइमरी वाला भी नहीं। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी को शॉर्ट किया हुआ है वो इंडक्शन मोटर के समान है। तो क्या ऑप्शन में यही लैंग्वेज थी, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड स्पेशली शिवपाल आपने क्वेश्चन भेजा लेकिन ऑप्शन नहीं बताया था, तो प्लीज़ बताना यही ऑप्शन थे क्या। बिना ऑप्शन के यार उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनकैंडिसेंट लैंप की दक्षता, देखो उद्दीप्त लैंप कौन सा था ये नहीं बताया ना। उद्दीप्त लैंप 3 तरह के होते हैं, कार्बन फिलामेंट लैंप, निर्वात और गैस भरा। तो जनरली इसकी दक्षता 8 से 12 ल्यूमन प्रति वाट होती है, ठीक है। कितनी होती है, 8 से 12 ल्यूमन प्रति वाट। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि सवाल पूछा फिलामेंट लैंप प्रकाश का रंग कैसा होता है। दोस्तों फिलामेंट लैंप भी उद्दीप्त लैंप को ही कहा जाता है और इसके प्रकाश का रंग जो है ना वो लाल बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा के कारण प्रकाश देता है और ऊष्मा के कारण जो भी प्रकाश आता है वो लाल रंग का ही प्रकाश होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में देखो 6 पोल 50 हर्ट्ज मोटर ऐसी है जिसकी वास्तविक गति 960 आरपीएम है। मोटर में स्लिप बताइए कितनी है। अब देखो वैसे तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको बता दूं 4% उत्तर आएगा और बहुत सारे बच्चों को भी पता ही होगा 4%। यार ये चीज़ें तो आप रोज़ करते आए हो। अगर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट है ना तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है भाई। सीधी सी बात है, 6 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1000 आरपीएम आती है। 1000 आरपीएम वाली मोटर 960 पर चल रही है, 40 आरपीएम स्लिप हो गए। 40 को जब प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो कितनी आएगी, 4%। खैर फिर भी मैं बता देता हूँ, पहले आपको सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी थी F × 120 बटा पोल से। उसके बाद में आपको स्लिप ज्ञात करनी थी NS - NR बटे NS × 100 से। तो ये आपका आंसर आएगा 1000 आरपीएम, 960 माइनस करके 1000 का भाग दे, 1 गुना भाग करोगे तो 4% ही आएगी। किसी को इसमें कोई डाउट है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। देखो भाई थ्योरी ठीक है, आसान तो नहीं कहेंगे लेकिन है अच्छी। जिस बच्चे ने थोड़ी सी मेहनत की है तो वो अच्छा कर सकता है इस पेपर में और मुझे उम्मीद है आप अच्छा करके आए होंगे। देखो आगे 9वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का फंक्शन क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये बहुत ज़रूरी था। स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है, तो टाइमर का ही कार्य होता है जो स्टार से डेल्टा करता है। मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना टाइमर का काम था, ये उत्तर करना था। क्योंकि पहले स्टार में चलती है
तो निर्धारित समय के बाद जब स्टार से डेल्टा आता है तो वो स्टार से डेल्टा यही टाइमर ही करता है। तो सिंपली क्वेश्चन है, ज़्यादा तो कुछ नहीं था, कर भी सकते थे आराम से। नेक्स्ट देखो, 24 स्लॉट 6 पोल है मोटर में। पोल पिच पूछी थी माय डियर। पोल पिच बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है ना, स्लॉट बटे पोल। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए था, और शायद नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है आप अच्छा करके आए। 24/6 करोगे 4 आ जाएगी पोल पिच, है ना। बता देना कमेंट करके इसी तरह के क्वेश्चन थे क्या, इसी तरह के ऑप्शन थे क्या, आप यही करके आए हो क्या, कमेंट करके ज़रूर बताना। चीज़ों को थोड़ा अप्रिशिएट भी किया करो प्लीज़, लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहे हमारे साथ, हम आपको और चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता निम्न है, और जब सबको छोड़ देना है, अगर चांदी का ऑप्शन था फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम चारों दिए हुए बता रहे हैं, नो डाउट चांदी की तरफ जाएंगे। प्रतिरोधकता निम्न का मतलब चालकता उच्च पूछी है ना। उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। माय डियर ये डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या था। विशिष्ट चालकता का मात्रक आप या तो ये लिख सकते हो व्युत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, उल्टा है। विशिष्ट प्रतिरोध की ओम मीटर होती है, तो इसकी एक इकाई तो आप ये लिख सकते हो ओम मीटर की -1, ठीक है, -1 व्युत्पन्न कहलाती है। अगर इतना नहीं दिया हुआ है तो ओम की -1, मीटर की -1, कई बार दोनों पर दे देता है, तो दोनों ही देनी थी, और ऐसा कुछ है नहीं तो फिर दूसरी यूनिट आप साइमन प्रति मीटर ये बता सकते हो। इन तीनों में से कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन था, आप श्योर ज़रूर करना, कमेंट करेंगे तो ही पता लगेगा। स्विच किस तार पर लगाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, स्विच हमेशा फेज तार पर लगता है, न्यूट्रल पर लिंक लगाते हैं, एसी की बात हो रही है ना। उसके बाद में देखो क्लीट वायरिंग में केबल कौन सा यूज करते हैं, तो जो क्लीट वायरिंग होती है उसमें पीवीसी केबल ही काम में लेंगे, पीवीसी वाला ऑप्शन ही मोस्ट सपोर्टिव था। एबीसीबी का वर्किंग प्रेशर पूछा था। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है ना, उसका कार्यकारी प्रेशर पूछा था, तो 20 से 30 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका ऑप्शन आपको करना था। ऑप्शन में था क्या आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाटा होता है। देखिए वैसे तो अगर आप मान याद रखोगे तो ये चीज़ें याद रहेगी। खैर पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं माना जा सकता, हर बच्चे को स्टैंडर्ड डाटा याद नहीं रहता है। और प्रदूषित का मतलब ये यहाँ पर वो दूषित वाला नहीं है, हैवीली पॉपुलेटेड बोल रहे हैं अपन, पोल्यूशन वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो अपना इंसुलेटर होता है ना, इसमें क्रीपेज दूरी कितनी होनी चाहिए। देखो दोस्तों ये तो वो क्वेश्चन है जो आपको याद करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम टेक्निकल हेल्पर में आ गया था। इसके टोटल 5 मान होते हैं, 16, 18, 20, 22 और 25, और मैंने आपको बार बार करवाए थे इन सब क्या। जो हेवीली पॉपुलेटेड होते हैं उसमें 25 kV प्रति mm होता है, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है तो देखो उसने इतना ही लिखा है। पॉपुलेटेड वाला कितना था, कंजस्टेड एरिया लिखा हुआ है, हेवीली कंजस्टेड लिखा हुआ है, मॉडरेटली कंजस्टेड लिखा हुआ है। उत्तर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितना वो डीप पूछ रहा था आपसे। उसके बाद में देखो डेल्टा में लाइन करंट का फॉर्मूला पूछा बता रहे हैं, तो लाइन करंट जो है वो फेज करंट का √3 गुना अधिक होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डेल्टा में वोल्टेज बराबर होती है, करंट अलग अलग होती है। RLC सर्किट है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है, 1/R √L/C होता है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछा था, सीरीज समांतर तो दिया नहीं। X जो है ये किसका प्रतीक है ये पूछा है, तो X रिएक्टेंस का प्रतीक है, रिएक्टेंस को बोलते हैं प्रतिघात अपने, ठीक है। और DC कंपाउंड मशीन है, कोई भी हो मोटर हो जनरेटर, उसमें कितने फील्ड होते हैं, फील्ड का मतलब क्षेत्र है ना, तो 2 होते हैं,
एक सीरीज फील्ड होता है और एक शंट फील्ड होता है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान था ना। अवशिष्ट चुंबकत्व का कार्य क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व का कार्य होता है वोल्टेज बिल्डअप करना, स्टार्टिंग में वोल्टेज निर्माण करना हमें अवशिष्ट चुंबकत्व से ही प्राप्त संभव हो पाता है। अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। डीसी जनरेटर में कौन सी वोल्टेज होती है? ऑप्शन दिया हुआ था उर्मी का वोल्टेज, रिपल मतलब पल्सेटिंग वोल्टेज, इस तरह से। तो इसमें एसी होती है, हमेशा ध्यान रखना। जनरेटेड वोल्टेज हमेशा एसी होती है, चाहे एसी का जनरेटर हो या डीसी का हो। वो तो हम क्या करते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं और बाहरी सर्किट में अपन को क्या मिल जाता है, डीसी मिल जाती है। उसके बाद में देखो जनरेटर की लोड विशेषता पूछी थी। तो लोड विशेषता जो होती है ना, वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच बनाई जाती है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है एनालिसिस के लिए इतने क्वेश्चन पर्याप्त रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर थ्योरी ठीक थी, ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान आ गई हो गई। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे की तैयारी थी उसकी दृष्टि से ठीक भी था। खैर, आज के लिए इतना ही बताएंगे। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।